फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 500 एमसीक्यू का सीडीपी का सीरीज चल रहा है सीटेट 2025 के लिए। तो 500 एमसीक्यू सीरीज का मतलब ये है कि ये जो वीडियो चल रहा है इसमें कंप्लीट एक प्लेलिस्ट में 500 क्वेश्चन करवाया जा रहा है जो टोटल पीवाईक्यू है। तो अभी तक हम लोग जो है 37 वीडियो कर चुके हैं, यानी कि 370 क्वेश्चन को कर चुके हैं और आज 38वां वीडियो है, यानी कि आज मिला करके 380 क्वेश्चन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी का वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सारिक आईडी पर। यह आपका अपना यूट्यूब चैनल है और इस पर प्रिपेयर करवाया जाता है आपको सीटेट के लिए, और जो फियर ऑफ सीडीपी है यानी कि सीडीपी का जो डर है उसको ख़त्म करवाया जाता है इसमें। तो आपके सीडीपी का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा और आप सीटेट में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का नया सिलेबस पर, लेटेस्ट सिलेबस पर ये पैटर्न है ये। और आज का पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये है जेंडर बाइसनेस का। क्या है? जेंडर बाइसनेस का क्वेश्चन है। क्या है? जेंडर बाइसनेस का क्वेश्चन है। जेंडर बाइसनेस का क्वेश्चन है। अब जेंडर बाइसनेस क्या हो रहा है? जेंडर बाइसनेस ये हो रहा है कि इसमें लड़के या लड़की को ज़्यादा प्रबलकारी दिखलाया जा रहा है, ज़्यादा मजबूत दिखलाया जा रहा है। तो कौन सा कथन इसमें से सच है? जहाँ पर लड़का को ज़्यादा मजबूत दिखलाया जाएगा वहाँ भी काट दीजिएगा, जहाँ पर लड़की को ज़्यादा मजबूत दिखलाया जाएगा तो वहाँ पर भी काट दीजिएगा। यानी कि लिंग भेदभाव हो रहा है ना, तो दोनों तरफ से काट दीजिएगा। जेंडर भेदभाव हो रहा है और जिसमें दोनों को सामान्य रूप से ट्रीट किया जाएगा उसको सही लगा दीजिएगा। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, यहाँ पर लड़के को ज़्यादा बुद्धिमान बताया जा रहा है यानी कि बाइसनेस हो गया, इसको काट दीजिए। उसके बाद लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, नहीं, लड़कियां भी अधिक बुद्धिमान नहीं होती हैं, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है और सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। जनरली तौर से लड़के ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं लड़कियों से, तो ऐसा नहीं है, लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं है। और सीडीपी भी कहता है कि आप लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए डी भी काट दीजिए। बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं। हाँ, बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं। आप इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हो, आप अभी जो है सोफिया कुरैशी का एग्जाम्पल ले लो। बुद्धि था तब तो वो स्ट्राइक कर पाई, ऑपरेशन सिंदूर कर पाई, तो वो तो लड़की थी, तो लड़की भी तो इस ऑपरेशन सिंदूर कर पाई। तो उस हिसाब से लड़की और लड़का इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन बुद्धिमान होगा। बुद्धि अपने आप में ही होती है और उसमें लड़की लड़का का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर सी ज़्यादा सही होगा। पहले ऐसा होता था लड़की है लड़की के जैसा रहो, ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? बेसिक कंसेप्ट में से कौन सा, इसमें से कौन सा ऑप्शन में से ऐसा है जो एनसीएफ नहीं कहता है? ठीक है, जो एनसीएफ का जो थ्योरी है उससे मैच नहीं करता है इन चारों ऑप्शन में से। अच्छी बाहरी परीक्षाओं का आयोजन करना चाहिए, रटने को महत्व प्रदान करना चाहिए, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, या ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहिए। देखिए नहीं है, क्या है? नहीं। और नहीं को हम क्या बोले हैं? बहुत जोर दिया करो नहीं को। तो देखो, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहिए, ये तो कहता ही है ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहिए। तो इसमें तो बोल रहा है कि कौन सा कंसेप्ट नहीं कहता, तो ये कहता है, तो कहता है तो ये गलत हो गया। ठीक है, यानी कि ये सही है इसलिए ये गलत है। रटने को महत्व प्रदान ना करना चाहिए, रटने को महत्व प्रदान ना करना चाहिए, ये भी बात एनसीएफ कहता है। एनसीएफ यही बात कहता है कि रटने को महत्व प्रदान मत करो, है ना। तो ये यानी कि ये भी गलत हो गया। अच्छी बाहरी परीक्षाओं का आयोजन करना चाहिए एनसीएफ के हिसाब से। तो कौन सी बात नहीं कहता है एनसीएफ? इसमें क्वेश्चन यही, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हाँ, बुक्स से बाहर जा करके भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो ये बात नहीं कहता है कि जो परीक्षा का आयोजन है वो बाहरी परीक्षा हो, तो ये नहीं कहता है। तो इसलिए नहीं का भाई नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर दूसरा का फिर से बताइए। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशनल सीडीपी, है ना, या एजुकेशनल साइकोलॉजी के हिसाब से निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं,
विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। देखिए क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य है। बच्चे वही नहीं सीखते हैं जो पढ़ाया जाता है, बल्कि बच्चे वो भी सीखते हैं जो नहीं पढ़ाया जा सकता है। कहाँ से सीखते हैं, अनुकरण करके। तो यहाँ पर सत्य बात नहीं है, तो इसलिए काट दीजिए, गलत बात है। उसके बाद क्या है, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। लर्निंग पीरियड में बच्चे को कष्ट नहीं होता है। अगर लर्निंग पीरियड में बच्चे को कष्ट हो रहा है तो आप अपने टीचिंग मेथड पर, यानी कि आप अपने पढ़ाने के शैली पर विचार कीजिए। आपके पढ़ाने का शैली खराब है, तो इस हिसाब से सी भी गलत हो गया। अगर बच्चा कष्ट महसूस कर रहा था, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को पूर्व ज्ञान नहीं होता है। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को पूर्व ज्ञान होता है। दादा बोलने आता है, दादी बोलने आता है, छोटा पहचाने आता है, बड़ा पहचाने आता है। इस हिसाब से बी भी गलत हो गया। तो यहाँ पर बी भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पर बी भी गलत, ए सही हो गया। तो यहाँ पर ए सही हो, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। हाँ, बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। चलिए, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, इसको अगर डिटेल में पढ़ना है तो कंटेंट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्मोर्फिया, डिस्थीमिया सब है। हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, या फिर चैनल के अंदर जाकर के भी आप देख लीजिएगा। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, मानसिक अक्षमता से, लेखन अक्षमता से, पढ़ने की अक्षमता से, शारीरिक अक्षमता से। इसका आंसर आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिए, ए बी सी करके नहीं, उसका नाम लिख करके। चलिए कमेंट में कमेंट कीजिए, क्योंकि ये बताया हुआ है। देखिए, मानसिक अक्षमता होगा नहीं, लेखन तो डिस्ग्राफिया होता है, ये होगा नहीं, शारीरिक अक्षमता होगा नहीं, और यहाँ पर पढ़ने की अक्षमता। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, पढ़ने की अक्षमता। डिटेल पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आपको पठन अक्षमता का वीडियो मिल जाएगा। तो पढ़ने से संबंधित डिसलेक्सिया। परामर्श काउंसलिंग का उद्देश्य क्या है, आप किसी बच्चे का इंटरव्यू ले रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, उसके बच्चे के लर्निंग गैप को पहचान रहे हैं। आप बच्चे को यहाँ बैठाए हुए हैं, यहाँ आप बैठे हुए हैं और इससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो बातचीत में आप क्या देखिएगा, उसका लर्निंग गैप क्या क्या है, कौन सा सब्जेक्ट में कमज़ोर है, कौन सा सब्जेक्ट में मजबूत है, क्या उसका मतलब एडवांटेज है, किसमें वो डिसएडवांटेज है, ये सब देखिएगा। तो काउंसलिंग का उद्देश्य क्या होता है, बच्चे को समझना, बच्चे की कमियों का कारण पता करना, बच्चे का संयोजन में सहायता प्रदान करना, या उपयुक्त सभी। देखिए, बच्चे को समझना भी काउंसलिंग का एक उद्देश्य है, बच्चे की कमी लर्निंग गैप को भी देखना, कारण का पता करना भी एक उद्देश्य है, बच्चे को संयोजन में सहायता प्रदान करना भी एक उद्देश्य है। यानी कि इनमें से सही हो जाएगा। तो डी इज़ राइट आंसर, इनमें से सही। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोच्च मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, या उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, या उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। उपदेश मत दीजिएगा, उपदेश कभी मत दीजिएगा। आप पढ़ा रहे हैं प्राइमरी इसमें लेवल में, उपदेश का तो बातें मत कीजिएगा। प्राइमरी लेवल में पढ़ा रहे हैं, उपदेश का बात मत कीजिएगा। आगे आप कमेंट कीजिए क्या हो सकता है। उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना नहीं। चलिए, ये दोनों कट गया। आइए यहाँ ये भी, उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, धार्मिक पुस्तक स्कूल में नहीं, धार्मिक पुस्तक घर पर, चाहे जो भी हो, या फिर मठ में, या फिर मदरसा में, है ना। तो मठ में, मदरसा में, गुरुकुल में धार्मिक पुस्तक चलेगा, स्कूल में नहीं। शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। हाँ, आप जो व्यवहार करेंगे उसका बच्चा अनुकरण करेगा, वही सीखेगा। तो आप जैसे पहनते हो, आप जैसे चलते हो, आप जैसे बाल झाड़ते हो, आप जैसे खड़े होते हो, आप जिस टंग का इस्तेमाल करते हो, बच्चा उसका अनुकरण करके सीखता है। तो इस हिसाब से बी सही हो जाएगा, 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। क्वेश्चन नंबर 7 आइए। थोड़ा सा धुंधला हो गया है, उसके लिए सॉरी पीडीएफ बनाने में, लेकिन ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य संबंध होना चाहिए। टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिलेशन कैसा होना चाहिए, स्नेह, अफेक्शन का, विश्वास का, सम्मान का, उपयुक्त सभी। टीचर और स्टूडेंट के बीच में देखिए, आप एक बार ट्रिक याद रखिएगा कि जहाँ पर उपयुक्त सही होगा वहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादातर उपयुक्त सही होता है। और यहाँ पर वही है, टीचर से लगाव भी होना चाहिए स्टूडेंट को, और स्टूडेंट से भी टीचर को लगाव होना चाहिए। तो स्नेह तो होना चाहिए, और एक बिलीव भी होना चाहिए। स्टूडेंट आपके ऊपर बिलीव करे कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं और आप उसके भविष्य के निर्माता हैं, ठीक है। और आपको भी उस पर भरोसा करना चाहिए कि आप जिसको पढ़ा रहे हैं वो कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, और वो अच्छा ही करेगा। तो ये दोनों हो गया। और रिस्पेक्ट होना चाहिए बच्चे के दिल में टीचर के लिए, ठीक है। और प्रेम होना चाहिए टीचर के दिल में बच्चे के लिए। तो यहाँ पर सी भी सही हो गया। तो आंसर नंबर डी इज़ राइट, आंसर डी इज़ राइट। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया, 8वां का आंसर दीजिएगा। चलिए, फ्रोबेल, WH किलपैट्रिक, मिस हेलन पार्खर्स्ट या डाल्टन, इसमें से क्या होगा, जल्दी बताइए। इनमें से क्या होगा, बताइए, आंसर दीजिए।
डाल्टन का, जल्दी दीजिए, बताइए। चलिए, डाल्टन नहीं होगा, डाल्टन जो है मटर उटर पे कोई प्रयोग किए गए थे। फ्रोबेल होगा नहीं, उसका WH किलपैट्रिक होगा नहीं। यहाँ पास होगा मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। डाल्टन विधि का किसने किया? मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। इन्होंने क्या बात किया था? इन्होंने मुख्य रूप से बात किया था चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का, ठीक है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का। बाकी डिटेल जब पढ़ाएंगे तो इन चारों वैज्ञानिक के बारे में, फ्रोबेल, WH किलपैट्रिक या मिस हेलेन पार्कहर्स्ट और डाल्टन के बारे में जब कंटेंट पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थी के मत बढ़ावा देता है। एक अच्छा जो टीचर है वो स्टूडेंट के बीच में क्या देगा? प्रतियोगिता को बढ़ावा देगा, या फिर सहयोग की भावना को बढ़ावा देगा, या प्रतिद्वंदिता की भावना को बढ़ावा देगा, तटस्थता की भावना को बढ़ावा देगा? तटस्थता की भावना को बिल्कुल नहीं। प्रतिद्वंदिता मतलब एक दूसरे से नफरत करना, लड़ना झगड़ना, इस भी नहीं। प्रतियोगिता की भावना को तो आप प्रमोट कीजिएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रमोट कीजिएगा सहयोग की भावना को। प्रतियोगिता की भावना करना प्रमोट, लेकिन ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा स्ट्रांग है सहयोग की भावना। तो यहाँ पर प्राइमरी लेवल पर सहयोग की भावना ही होगा। अपर प्राइमरी में चल जाएंगे, हाई स्कूल में चल जाएंगे तो कंपटीशन यानी कि प्रतियोगिता की भावना का भी सही आंसर हो जाएगा। तो 9th का आंसर हो जाएगा बी। याद रहेगा बात? चलिए नेक्स्ट, 10 और आखिरी। बोलने में मेहनत लगता है, कंटेंट बनाने में मेहनत लगता है, टाइम भी बहुत मुश्किल से निकाला जाता है। छोटा सा रिक्वेस्ट है जिसमें से आप लोग को पैसा नहीं लग रहा है। व्यू आप किसी तरह से बढ़ा दो, किसी तरह से भी व्यू बढ़ा दो ताकि यूट्यूब रिकमेंड कर सके, और लाइक करो ताकि इसमें रिकमेंडेशन ज़्यादा जाएगा। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की, बच्चों को मूल आधारित शिक्षा देने की, या बच्चे को सभी कुछ पढ़ाने की। चलिए जवाब दीजिए चारों में से। कमेंट तो कम से कम कर सकते हैं आप लोग, बताइए। काटें? चलिए ऑप्शन काटते हैं। बच्चे को सभी कुछ पढ़ाने का टीचर के अंदर मुख्य भूमिका नहीं है, पर आप लर्निंग सिखा रहे हैं तो हर एक लर्निंग के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर है, तो ये होगा नहीं। सीखने हेतु अच्छे सुलभ करता, हाँ अच्छे सुलभ करता नहीं है, आप अच्छे सुगम करता है। अच्छे सुलभ करता नहीं है, आप अच्छे सुगम करता है। किसी भी सुलभ करता मतलब कि आप किसी भी काम को सुलभ करके, आसान करके उसको दे दीजिएगा तो पका पका मिल गया। सुगम करता मतलब कि उसको काम करने के लिए, काम सुगम बनाने के लिए प्रमोट कीजिएगा। तो यहाँ पास ए भी गलत हो गया। चलिए, बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा जरूरी नहीं सिखाना है, बल्कि उसको मोरल भी सिखाना है, आदर्श भी सिखाना है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पास हो जाएगा आपको, हमको लगता है कि 10 का सी होना चाहिए, या 10 का सी होना चाहिए। डी तो काट दिए, बच्चों को गणित, बी भी कट गया। ए और सी में देखते हैं, बच्चों को मूल आधारित शिक्षा देने की या सीखने हेतु एक अच्छे को सुलभ करता। मूल आधारित शिक्षा भी होता, लेकिन इससे ज़्यादा मजबूत सुलभ करता हो रहा है, तो यहाँ पास ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सी सही है, लेकिन ए और सी में ज़्यादा सही ए है, तो इसलिए ए हो गया। सीडीपी में आप एक बात याद रखिएगा कि चारों कभी कभी ऑप्शन सही होता है, चारों ऑप्शन सही होता है, लेकिन जो मोस्ट या मोर अप्रोप्रिएट है उस पर आप लगाएंगे, तो यहाँ पास 10 का ए हो गया, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था सीडीपी का, और 38 वीडियो कंप्लीट हुआ। इसी के साथ आज कंप्लीट हो गया 380 क्वेश्चन, और 300 पूरी 380 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे तो मेरा उम्मीद है कि आप एग्ज़ाम दे करके जब आओगे तो कहोगे कि हाँ सर, सीडीपी का जो 50% पोर्शन है, जिसमें सीडीपी का पोर्शन जो पकड़ लेता है वो सीटेट क्रॉस कर जाता है, उस वजह से हमने सीडीपी में अच्छा स्कोर करने की वजह से हम सीटेट क्रॉस करके आए हैं, ठीक है। बाकी फिर मिलेंगे अगले किसी कंटेंट वाली वीडियो में और या किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और प्ले लिस्ट को देखो, कंटेंट वाले को भी, इसको भी, और प्लीज़ शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वाचिंग, विजिट अगेन।